Hello student, welcome to my YouTube channel Biology at your fingertips. This is K Pawan, your friend, your teacher, come mentor. मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ बायोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है, तो क्यों करेंगे रटना शुरू जब आपके साथ है ये बायोलॉजी ग्रुप। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले लेक्चर में मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर्व प्रजनन तंत्र पढ़ रहे थे और उस लेक्चर में मैंने आपको टेस्टिस या वृषण के बारे में बताया था। वृषण की आकार की, वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। इस लेक्चर में हम लोग नर्व प्रजनन तंत्र के अन्य अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो नेक्स्ट ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं अधिवृषण या इसी को इंग्लिश में इपीडीडर्मिस का नाम है, अधिवृषण या इपीडीडर्मिस। ओके, अब जो यहाँ पे इसका लोकेशन मैंने आपको पहले भी समझाया था कि देखिए ये नर्व प्रजनन तंत्र का फिगर बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है और आपको ये समझाया था कि ये टेस्टिस है और टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में जो मोटा सा जो ये संरचना है, मोटी संरचना है, इसी को हम कहते हैं इपीडीडर्मिस। क्या कहते हैं? इपीडीडर्मिस। जो ये यहाँ आप देखते हैं, यहाँ जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, यही है इपीडीडर्मिस। ठीक है, तो लोकेशन आप समझ गए। अधिवृषण नाम है, अधिवृषण माने वो संरचना जो वृषण के ऊपर पाई जा रही है, उसी को हम अधिवृषण कहते हैं। अब इस फिगर को मैं थोड़ा बड़ा करूँ। हम लोगों ने ऐसे देखा था कि बाय द वे ये टेस्टिस है और इसके ऊपर ये लगभग कॉमा सेप्ट संरचना था, थोड़ा खुला हुआ रहता है और नीचे जाकर के थोड़ा पतला हो जाता है। और यदि आपको याद हो तो कहा था कि ये जो वृषण होता है, टेस्टिस होता है, कई चैम्बर में बटा हुआ होता है, कई कक्ष में बटा हुआ होता है, जिसे टेस्टिकुलर लव या वृषण पिंडक कहते हैं। प्रत्येक वृषण पिंडक में शुक्रवाहिनी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बाहर की ओर खुलता है तो रीटेक टेस्टिस या वृषण जालक बनाता है और ये वृषण जालक एक पतली पतली ऐसे नलिका के रूप में आगे पतली पतली नलिका के रूप में यहाँ कई नलिकाएं मिलकर के एक नलिका का निर्माण करता है और इसको हम लोग कहते हैं भाषा इफरेंसिया। ठीक है, भाषा इफरेंसिया हिंदी में इसको कहते हैं शुक्र अपवाद। ठीक है, ये ढेर सारा रिसर्च है यहाँ पर। ये भाषा इफरेंसिया या शुक्र अपवाहिका के द्वारा 20 से 25 की संख्या होती है, एक नली में खुलती है, जो कि ये अधिवृषण में वो नली रहता है। ये नली जो है ये काफी क्वाइल्ड होता है, काफी क्वाइल्ड होता है। ये सोच लीजिए इतना छोटा, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर में ये नली की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर, माने 6 से 7 मीटर का मतलब लगभग मान लीजिए 3 फीट से ही गुना करेंगे तो 20-21 फीट। ये काफी वाइड संरचना है और यही खुल करके जो ये संरचना बना रहा है, इसी को हम लोग अधिवृषण कहते हैं। ठीक है, तो भाषा इफरेंसिया ये इपीडीडर्मिस में खुलता है। इस अधिवृषण को 3 भाग में बांटा जा सकता है। सबसे जो ऊपर है जिसको हम शीर्षकाय कहते हैं या इसी को हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम है, इसको कैपोड इपीडीडर्मिस भी कहते हैं। जो ये जो बीच वाला भाग है इसको हम अधिवृषण का या
बॉडी कहते हैं। इसी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कार्पस इपिडिडाइमिस कहते हैं। और जो ये सबसे नीचे वाला भाग है इसको हम पुच्छ भाग या पुच्छकाय या काउडा, सॉरी इसको एक पुच्छकाय को हम टेल भी कह सकते हैं, या किसी को एक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम काउडा इपिडिडाइमिस कहते हैं। ठीक है, तो इस इपिडिडाइमिस को अगर सिंपल याद रखना है तो 3 भाग में, हेड में, बॉडी में और टेल। हेड वो हिस्सा है जहां पे भाषा इफ्रेंसिया आकर के खुल रही है, बॉडी है ये बीच वाला भाग, और ये जो ये पतला सा भाग है जहां से भाषा इफ्रेंसिया, यहीं से देखिए, यहां से देखिए, ये यहां से भाषा इफ्रेंसिया इसके टेल वाले रीजन से निकलता है, तो उसको हम टेल कहते हैं। एक और नाम है, हेड को हम लोग कार्पोड इपिडिडाइमिस भी कहते हैं, बीच वाले को, बॉडी को हम लोग कॉर्पस इपिडिडाइमिस भी कहते हैं, और जो ये टेल वाला रीजन है इसको काउडा इपिडिडाइमिस भी। तो ये टर्म आपको याद रखना है। अब है कि इस इपिडिडाइमिस का कार्य ये करता क्या है। तो अभी मैंने ये बताया कि ये क्या है, काफी क्वाइल्ड संरचना है, इसमें काफी क्वाइल्ड संरचना पाई जाती है, 6 से 7 मीटर इस नली की लंबाई होती है। और ये क्या करता है कि जो स्पर्म आता है, इस सेमिफेरस टिब्यूल्स में जो स्पर्म का निर्माण हुआ, ये शुक्राणु आकर के यहाँ 18 से 24 घंटा या मान लीजिए 1 महीना तक यहीं पड़ा हुआ रहता है, यानी कुछ समय तक अधिवृषण में ये जो शुक्राणु बनता है वो आकर जमा होता है, और यही वो जगह है जहां पे शुक्राणु मैच्योर होता है, फिजियोलॉजिकली वो मैच्योर होता है। तो यहाँ कितना 18 से 24 डेज, लगभग 1 महीना के आसपास तक यहाँ रह सकता है इस अधिवृषण में। और ये जब यहाँ से मैच्योर हो जाता है तो ये भाषा डिफरेंस, जो यहाँ आपको मैंने आपको बताया, ये वाला जो इधर से भी भाषा डिफरेंस क्या है और इधर से भी भाषा डिफरेंस क्या है, इसमें प्रोपेल कर दिया जाता है आगे की ओर बढ़। ठीक है, तो ये हुआ अधिवृषण या इपिडिडाइमिस। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट को। पॉइंट बस इतना याद रखना है कि इपिडिडाइमिस प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में थोड़ा उभरी हुई संरचना है, और ये इसमें काफी क्वाइल्ड नलिका पाया जाता है जो लगभग 6 से 7 मीटर लंबा होता है। इस इपिडिडाइमिस को 3 भाग में बांटा जा सकता है, हेड, बॉडी और टेल। टेल ही वो हिस्सा है जहां से भाषा डिफरेंस बाहर की ओर, ठीक है, शुक्रवाहिका जिसको कहते हैं, ये बाहर की ओर निकलता है। कार्य क्या कहे, तो कार्य कहे कि यहीं पर स्पर्म जो बनता है ये आकर के संग्रहित होता है, और 18 से 24 दिन तक संग्रहित रहता है, या मान लीजिए 1 ही महीना तक संग्रहित रह सकता है। और इस संग्रहण काल में ये मैच्योर होता है, फिजियोलॉजिकली तैयार होता है, और जब फिजियोलॉजिकली तैयार होता है तो आगे की ओर बढ़ता है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे भाषा डिफरेंस। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट संरचना शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका या इंग्लिश में कहते हैं भाषा डिफरेंस, उसे सबसे पहले लोकेशन देखेंगे। देखिए अभी मैंने कहा कि ये इपिडाइमिस के टेल वाले रीजन से बाहर की ओर ये नली निकलती है। देखिए जिसको मैं लाल रंग से आपको ये दिखा रहा हूं, देखिए यही है शुक्रवाहिनी। ठीक है, एक शुक्रवाहिनी इधर भी है और एक शुक्रवाहिनी या भाषा डिफरेंस इधर भी। ठीक है, तो ये शुक्रवाहिनी जो होता है ये यूरिनरी ब्लाडर, जिसको आप मूत्राशय बोलते हैं, और पीछे की ओर मलाशय होता है, यानी यह यूरिनरी ब्लाडर और रेक्टम के बीच में स्थित होता है। और देखिए ये यूरेटर से फंदा बनाते हुए ये पहुंचता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे शुक्रवाहिनी को तो इसका अगला सिरा ये वाला
देखिए फूल जाता है, इधर भी और इधर। ये जो फुला हुआ भाग है इसी को कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला। इसको कहते हैं एम्पुला, ये जो फुला हुआ। और मैंने आपको समझाया था कि जो ये फुला हुआ भाग है ये शुक्राणु को प्रोपेल करने में, उसकी गति को बढ़ाने में मदद करता है, ये फुला हुआ भाग। तो जैसे ये तो शुक्र वाहिनी नाम ही है, भाषा डिफरेंस से क्या करता है, तो एपिडायडिमिस से स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचाने में, मूत्र जनन मार्ग में पहुंचाने में मदद करता है, यहां तक पहुंचाने में मदद करता है। संख्या कितनी है? 2। ठीक है। इसका सबसे जो ये अगला सिरा, जैसे देखिए इस टाइप इधर का भी शुक्रवाहिनी और इधर का भी शुक्रवाहिनी दोनों, और ये जाके ऐसे फूल गया। ये ऐसे फुला हुआ संरचना, ठीक है, ये फुला हुआ संरचना इधर भी और इधर भी, तो इसको हम कहते हैं एम्पुला। और इधर से हुआ तो ये हो गया शुक्रवाहिनी, इधर भी हो गया शुक्रवाहिनी। ये स्पर्म को धोने का कार्य कर रहा है। और ये क्या करता है, एक स्पेशल संरचना है शुक्रवाहिनी के बाद। देखिए एक स्खलन वाहिनी या एजाकुलेटरी डक्ट कहां पर होता है, यहाँ पर देखिएगा, एकदम ध्यान से देखना है। आप ऐसे आप देखिएगा तो एजाकुलेटरी डक्ट के बारे में कोई पूछ देगा तो आप कंफ्यूज कर जा सकते हो। कोई पूछेगा कि एजाकुलेटरी डक्ट 1 होगा 2 होगा तो आपको लगेगा 1 होगा, लेकिन देखिए ध्यान से क्या होता है, किसको हम कहते हैं स्खलन वाहिनी। देखिए यहाँ से एक पत्ती जैसी एक ट्यूबुलर संरचना है जिसको आप क्या कहते थे, शुक्राशय कहते हैं या सेमाइनल वेसाइकल्स कहते हैं। ग्लैंड, आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो यहाँ से भी एक नली आती है और यहाँ से ये जो नली आता है इधर, ये दोनों मिल जाता है, और इधर से भी ये दोनों नली ये जाकर के मिल गया, ठीक है। और ये जाके मिल करके आगे ऐसे इसमें मिल जाता है। तो ये जो हुआ इसी को कहते हैं स्खलन वाहिनी। क्या कहते हैं? स्खलन वाहिनी या एजाकुलेटरी डक्ट। क्या नाम है? स्खलन वाहिनी, मतलब फोर्थ वन स्खलन वाहिनी या इसको कहते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। कैसे बनेगा? तो इधर का सेमाइनल वेसाइकल और इधर का सेमाइनल वेसाइकल और इधर का शुक्र वाहिनी और इधर का, ये जब दोनों मिल जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी की संख्या कितना होगा? तो 2। क्या होगा? 2 होगा। और यहीं पर जब ये यूरिनोजेनाइटल पैसेज में जाकर के मिलता है, मूत्र जनन जो पैसेज है उसमें जाकर के मिलता है, यहाँ से देखिए ये पेनिस जो यहाँ बना हुआ है, और इसी के चारों तरफ ये सिंघारे के आकार का ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ऐसे आपको ये दिखेगा नहीं, ये प्रोस्टेट से ढका हुआ रहता है। तो आपको याद रखना है स्खलन वाहिनी की संख्या कितना है? 2। कितना है? 2। शुक्रवाहिनी की संख्या कितना है? 2। शुक्रवाहिनी किसको कहते हैं? तो ये एपिडायडिमिस के पृष्ठ भाग से ये नली है जो मूत्र जनन मार्ग में जाकर के मिलता है, और मिलने के पहले ये कहाँ आगे वाला भाग फूल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एम्पुला। ये शुक्राणु को गति प्रदान करने में मदद करता है। और ये जो इसका शुक्रवाहिनी का अगला सिरा दोनों ओर का और ये सेमाइनल वेसाइकल जब मिल जाता है तो इसी को कहते हैं स्खलन नलिका। ये फिगर यहाँ पर थोड़ा छोटा इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एकदम स्पष्ट दिखना है। इसको कहते हैं स्खलन वाहिनी। तो ये शुक्रवाहिका और स्खलन वाहिनी, एजाकुलेटरी डक्ट, ये सब पॉपुलेशन के समय ये स्खलन वाहिनी है। यही जब आपको पिछले क्लास में बता रहा था कि जब डायरेक्ट कर जाता है तो थोड़ा देर स्पर्म को रोकने का काम करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट संरचना है उसे कहते हैं मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर फिर से ये पोजीशन देखिए, यहाँ से ये है मूत्रमार्ग। ये पूरा जो मैंने इसको कलर कर रहा हूँ,
ये लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। कितना? 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका है मूत्रमार्ग। ये पैसेज प्रदान करता है। ये मूत्रमार्ग यहाँ से मूत्र का भी मतलब यूरिन का भी डिस्चार्ज इसी पैसेज से होता है, और जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल है, जनन पदार्थ है, उसका भी इसी से आगे की ओर प्रवाह होता है। तो कहा था कि नर में दोनों के लिए एक ही पैसेज होता है। इस मूत्र मार्ग को जो कितना लंबा होता है, तो ये 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है ये मूत्र मार्ग। और इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। जैसे ये ऐसे मैंने ये मूत्र मार्ग जो है, जो यहाँ आप देख रहे हैं, इसको आप 3 भाग में बांट सकते हैं। जिसके इसी मूत्र मार्ग के चारों तरफ यहाँ जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, इसको पुरस्थ ग्रंथि भी कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको चारों ओर यहाँ पे घेरे हुए, देखिए ये है ना, ये इसके चारों ओर इस यूरेथ्रा को घेरे हुए हैं। तो इस भाग को हम कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। क्या नाम है? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। मतलब मूत्र मार्ग का वह भाग जिसके चारों ओर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तो उस भाग को हम वैसे उसको हम क्या कह सकते हैं? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ठीक है। उसके बाद देखिए ये जहां पे कॉपर्स ग्लैंड है, ठीक है, जहां सीसन चालू होता है, तो वहां पर एक छोटा सा लगभग 1-2 सेंटीमीटर, तो उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या नाम है? 3 भाग में मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। कहां पर? जहां ये प्रोस्टेट ग्लैंड से जस्ट नीचे, यही मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है जो सीसन से जुड़ जाता है, तो ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं। और ये जो पूरा ये पेनिस है मतलब सीसन है, तो इसको हम पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है। हिंदी में प्रोस्टैटिक मूत्रमार्ग, झिल्लीमय मूत्रमार्ग, और इसको शिश्नीय मूत्रमार्ग कहते हैं। तो आप मूत्रमार्ग को या यूरेथ्रा को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, यहाँ वाला भाग, इसके बाद जहाँ पे ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉर्पस ग्लैंड है, तो उसको कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और तीसरा जो ये यहाँ सबसे लंबा पेनिस में पूरा रहता है, पूरे पेनिस के आगे वाले भाग तक, उसको कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है। तो ये हुआ 5वां मूत्रमार्ग के बारे में। मूत्रमार्ग का कार्य क्या है? तो ये मूत्र डिस्चार्ज में और जनन पदार्थ के डिस्चार्ज में मदद करता है। ठीक। नेक्स्ट है सीशन या पेनिस। क्या? शीशन या पेनिस। अगर जो नेक्स्ट संरचना है वो है सीसन। यहाँ देखिए ये लोकेशन है सीसन का, पहले भी मैंने लोकेशन बताया है। तो सबसे पहले याद रखना है कि सीसन है जो नर का कॉपुलेटरी ऑर्गन है, संभोग अंग है, जो मेल और फीमेल एक साथ जब आते हैं, तो इसी सीसन के द्वारा वीर्य को, सीमेन को, जिसमें स्पर्म होता है, फीमेल के योनि में डाल दिया जाता है, वेजाइना में डाल दिया जाता है। इस सीसन को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं सीसन काय या रूट ऑफ द पेनिस, रूट ऑफ पेनिस, इसको रेडिक्स भी कहते हैं। और दूसरा है सीसन मूल कहते हैं, और दूसरा है जिसको हम सीसन काय कहते हैं, बॉडी ऑफ पेनिस। मतलब हम सीसन को 2 भाग में बांट सकते हैं। ये जो भाग है जो हमारे एब्डोमेन से पेल्विक रीजन से जुटा हुआ रहता है, उसको सीसन मूल कहते हैं, रूट कहते हैं। और ये जो पेंडुलम भाग है, इसी को हम लोग सीसन का या बॉडी ऑफ पेनिस कहते हैं। ये एक मस्कुलर संरचना है। इस पेनिस को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पेनिस के सबसे अग्र सिरे पर एक फोरस्किन होता है, माने एक स्किन का
एक कवर होता है तो उसको हम कहते हैं फोर स्किन। क्या नाम है? फोर स्किन, या इसी का दूसरा नाम है प्रीप्यूस। क्या नाम? फोर स्किन या प्रीप्यूस, इसी को हम अर्धचर्म कहते हैं। ये जो सबसे आगे वाला जो भाग है ये काफी सॉफ्ट होता है और ये कहा कि अभी कवर से ढका हुआ रह जाएगा, जिसको हम फोर स्किन या प्रीप्यूस कहेंगे। और जो ये आगे वाला भाग है इसको हम सीसन मुंड या ग्लांस पेनिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसन मुंड या ग्लांस पेनिस। ये मेल का सबसे सेंसिटिव भाग है। यहाँ पे इसके अग्र सिरे पे परपुचुअल ग्लैंड भी पाए जाते हैं जो संभोग में मदद करते हैं। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द मेल। क्या नाम है? सीसन मुंड, ग्लांस पेनिस। और यही ग्लांस पेनिस एक चमड़े से ढका हुआ रहता है जिसको आप लोग फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। तो फिर से पेनिस एक संभोगी अंग है, कॉपलेटरी ऑर्गन है, जो संभोग के समय वीर्य को मादा के योनि में पहुंचाने का कार्य करता है। इसको ऐसे कहें तो तीन भाग में भी बांट सकते हैं। पहला जो हमारे एब्डोमेन से या पेल्विक क्षेत्र से जुटा हुआ रहता है उसको हम सीसन मुंड या रूट ऑफ पेनिस कहते हैं। दूसरा जो मध्य भाग है जो पेंडुलम की तरफ डोलता है उसे हम सीसन का या बॉडी ऑफ पेनिस कहते हैं। और सबसे आगे जो काफी सेंसिटिव मुलायम गुलाबी सा भाग होता है उसको हम सीसन मुंड या ग्लांस पेनिस कहते हैं। और इसी ग्लांस पेनिस, यह ग्लांस पेनिस एक चमड़े से ढका हुआ रहता है, उसे हम फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। ये सब टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। और जो इसका सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, ये जो ग्लांस पेनिस पे एक स्लीट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्लीट। स्लीट माने दरार होता है, कभी छिद्र नहीं, माने गोल ये नहीं रहता, एक स्लीट, एक खांच पाया जाता है। इसी को हम लोग मूत्र छिद्र भी कहते हैं या यूरिनोजेनाइटल ओरिफिस भी कहते हैं। और इसी के द्वारा मूत्र का डिस्चार्ज, यूरिन का डिस्चार्ज या पॉपुलेशन के समय वीर्य का डिस्चार्ज होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं। क्या नाम है? यूरेथ्रल ओरिफिस या मूत्र जनन छिद्र। और एक बात याद रखना है कि ये स्लीट के रूप में होता है, खांच के रूप में होता है, गोल नहीं। ठीक है। अब हम लोग ये जो पेनिस है इसके आंतरिक संरचना को समझेंगे कि कॉपलेटरी ऑर्गन है। क्यों पेनिस ऐसे आप देखेंगे तो ये मुलायम होता है, सामान्य रूप से ये मुलायम होता है, लेकिन कॉपुलेशन के समय इसमें उत्थानन होता है, मतलब इरेक्शन होता है, उत्थानन होता है, इरेक्शन हो जाता है। तो क्यों इरेक्शन होता है? मेल फीमेल जब एक साथ आते हैं तो उसमें पेनिस इरेक्टाइल हो जाता है, उत्थित हो जाता है। तो वो क्यों होता है इसको थोड़ा हम समझेंगे। तो ये इरेक्शन या उत्थानन को समझने के लिए हमको ये पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन काटे। देखिए ये ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है पेनिस का, मतलब इसको ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में यहाँ पर एक दो विशेष प्रकार का टिश्यू है। दो प्रकार का टिश्यू होता है। जो ये ऊपर वाला है ये कनेक्टिव टिश्यू है, या इसको कह लीजिए ये वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। और ये जो वैस्कुलर टिश्यू है ऊपर वाला दोनों, इसको हम कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। क्या नाम है? कार्पोरा कैवर्नोसा, ये दोनों। और जो ये नीचे वाला रहता है इसको कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। वास्तव में जब हम पेनिस का जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो देखते हैं कि ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू से विशेषकर दो प्रकार का वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। जो ऊपर में है इसको कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं, और जो ये नीचे में है इसको मैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। और इसी में यूरेथ्रल ओरिफिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेथ्रल मूत्र जनन छिद्र। एक बार नीट कर पूछा था
कि यूरेथ्रल ओरिफिस किस वैस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है, कार्पोरा कैवर्नोसा या कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में। तो हमारा जवाब क्या होगा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में। और अभी मैंने कहा कि ये सब वैस्कुलर टिश्यू, तब जब मेल और फीमेल एक साथ आते हैं संभोग के समय, कॉपुलेशन के समय, तो इसमें पूरा ये वैस्कुलर टिश्यू है, ब्लड भर जाता है और ब्लड भरने के कारण इरेक्शन होता है, ये पेनिस काफी कड़ा हो जाता है, रिजिड हो जाता है और वीर्य को फीमेल के योनि में पहुंचाने में मदद। तो मेन काम है सीसन का कि सीमेन को, वीर्य को फीमेल के योनि में पहुंचाना। ठीक है, तो ये भी दो टर्म याद रखना है कि कौन कौन, कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पोरा स्पॉन्जियोसम, ये दो टर्म है जो आपको याद रखना है। अब हम लोग नर जनन तंत्र में सम्मिलित सहायक ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। सहायक ग्रंथि या एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने विभिन्न अंगों और नलिकाओं के बारे में पढ़ा, अब हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ग्लैंड नर जनन तंत्र में पाया जाता है। तो आपको पहले भी बताया है कि 3 तरह का ग्लैंड पाया जाता है। जो पहला ग्लैंड है जिसको हम शुक्राशय या सेमाइनल वेसाइटिस कहते हैं। जो दूसरा ग्लैंड है उसे पुरस्थ ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड का है। और जो तीसरा है जिसे हम काउपस ग्रंथि या इसी को एक और नाम बताया था कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी है। तो हम बारी से देखेंगे शुक्राशय का क्या काम है, कहाँ रहता है, क्या लोकेशन है, कोई पुरस्थ ग्रंथि क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो देखिए सबसे पहले शुक्राशय। तो देखिए ये जो शुक्राशय है, देखिए ये लीफ लाइक काफी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ये शुक्राशय। और इधर से देखिए, अभी मैंने कहा था इधर से ये भाषा डिफरेंस आता है और ये एम्पुला और इससे निकलने वाली नलिका दोनों मिल जाता है और किसका निर्माण कर रहा था, एजाकुलेटरी डक्ट का। इधर से लोकेशन ये देखिए, ये एम्पुला है, इधर से आया और ये दोनों मिल गया इसमें, इसको क्या कर रहे हैं, एजाकुलेटरी डक्ट कह रहा है। इसको कहा स्खलन नलिका या एजाकुलेटरी डक्ट। और ये जा करके मिल गया किसमें, यूरेथ्रा में, मूत्र मार्ग में, ऐसे जाकर के मिल जाता है। तो स्खलन नलिका कितना है, 2। ठीक है, इसका लोकेशन हो गया। तो ये शुक्राशय, देखिए ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए लगभग 5 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। और इसी से एक जो फ्लूइड निकलता है जिसे हम शुक्रिय द्रव या सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमाइनल फ्लूइड या शुक्रिय द्रव। जो वीर्य या जो सीमेन है, ये सीमेन का लगभग 60 से 70% भाग यही शुक्रिय द्रव बना। फिर से याद रखना कि शुक्राशय से निकलने वाले द्रव्य को हम शुक्रिय द्रव या सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो सीमेन का या वीर्य का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। और इसमें होता क्या है, एकदम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ पर पाया जाएगा फ्रुक्टोज शुगर, जो मेन कंपोनेंट है। यहाँ पे पाया जाएगा फ्रुक्टोज शुगर जो नॉरिशमेंट प्रदान करेगा। इसके अलावा यहाँ पर पाया जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, तो ये क्या करता है कि जो स्पर्म होता है उसमें ये गति उत्पन्न करता है,
एक काम तो ये करेगा। और ये जब फीमेल के वेजाइना में जाता है, योनि में जाता है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि वीर में उपस्थित हो जाएगा इस सेमाइनल फ्लूइड के साथ, उसके योनि में क्रमानुकुंचन मतलब उसमें संकुचन उत्पन्न करेगा, जिसके कारण मोशन में मदद मिलेगा। तो दो बात आपको याद रखना है कि सेमाइनल वेसाइटिल्स का आकार क्या होता है, लगभग 5 सेंटीमीटर का पत्ती जैसा होता है। इससे जो द्रव निकलता है शुक्रिय द्रव कहते हैं। 60 से 70% वीर का यही बनाता है। और इसमें मेन रूप से क्या रहेगा, फ्रुक्टोज शुगर और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये फ्रुक्टोज शुगर क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन कहा ये गति में सहायक होता है। और योनि में जाने के बाद, फीमेल के योनि में जाने के बाद उसके दीवार में क्रमानुकुंचन उत्पन्न करता है, जिससे स्पर्म को गति करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हुआ सेमाइनल वेसाइटिल्स। इसके बाद ये जो एजाकुलेटरी डक्ट खुला, यहाँ पर भी सिंघारा देखे ना, सिंघारा देखिए इस टाइप का रहता है ना, तो पानी वाला सिंघारा इस टाइप, यही है दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंघारे क्या करता है। इसीलिए आपको कहा था कि ऊपर से एजाकुलेटरी डक्ट ना दिखेगा, जब इसको आप हटाइएगा तो ये दो दिखेगा। ये क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड इस मूत्र मार्ग के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है। ये लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास, कितना 3 सेंटीमीटर के आसपास लंबा होता है। और इसका वेट 8 ग्राम होता है। कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट 8 ग्राम होता है। आपको समझाया था कि इसी का साइज जब बढ़ जाता है, तो ये जब बढ़ जाएगा तो इसमें दबाव उत्पन्न करेगा, जिससे कि यूरिन डिस्चार्ज में प्रॉब्लम होता है। ये समान प्रॉब्लम है ओल्ड एज में, समान है। तो इसको काट करके हटा दिया जाता है। अब है कि इसका काम क्या है, तो वास्तव में प्रोस्टेट ग्लैंड लगभग 20 से 25% भाग इस वीर्य का यही प्रोस्टेटिक सिक्रीशन बनाता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन होता है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीट क्या होता है, तो इसमें ज्यादातर अम्ल की मात्रा होती है। इसमें विभिन्न प्रोटोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर पाया जा सकता है लाइसोसोम पाया जा सकता है, या बहुत सारे प्रोटोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड को का काम है। और प्रोस्टेट ग्लैंड ये गति उत्पन्न करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट है, इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से 1-2 सेंटीमीटर नीचे एक छोटा सा ग्लैंड होता है, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। क्या नाम है, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। अब ये काउपर्स ग्लैंड सिक्रीशन जो कि ग्लैंड है तो स्राव तो करेगा। तो इसका जो स्राव होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, याद रखना है, ये वाला एसिडिक है, ये वाला एसिडिक स्राव है, और ये वाला बेसिक। तो आप जानते हैं, पढ़े, एसिड और बेस मिल जाता है तो न्यूट्रल बना देता है। तो यहाँ से एसिडिक स्राव आ रहा है और ये मिल गया इसका स्राव, तो इस मीडियम को ये न्यूट्रल, ये पूरे पैसेज को न्यूट्रल बनाने का काम करता है ये कॉपर्स ग्लैंड। साथ ही साथ ये कॉपर्स ग्लैंड से म्यूकस का स्रावन होता है, जिसके कारण ये मूत्र मार्ग को या ये जो पेनाइल यूरेथ्रा है, ये मूत्र मार्ग को काफी चिकना बना देता है, जिससे कि स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद मिलता है। ठीक है, और एक ये सीमेंट को एक विशिष्ट प्रकार का स्मेल भी प्रदान करने का कार्य करता है ये कॉपर्स ग्लैंड। इसका साइज भी लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर ये काफी छोटा छोटा होता है। ठीक, तो इसकी संख्या भी 2 है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक हो गया, एक सेमाइनल वेसाइटिल्स कितना हो गया, 2। तो ओवरऑल ये ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, और इसी के साथ हम नर जनन तंत्र में शामिल विभिन्न अंगों के बारे में, विभिन्न नलिकाओं के बारे में और विभिन्न सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये नर प्रजनन तंत्र कंप्लीट। अब कुछ विशेष बात है जो मैं आपको नोट में बता दे रहा हूं कि वो आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए, एक नोट में पॉइंट याद रखना है, वीर्य या सीमेन। कोई आपसे पूछ सकता है कि वीर्य या सीमेन क्या है, आप नोट्स में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
तो वीर क्या है कि जब संभोग के समय नर और मादा एक साथ आते हैं तो नर के शिशन मुख से एक उजला जैसा पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग वीर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर। और ये जो वीर है या सीमेन है या वास्तव में है क्या, तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा? तो इसमें स्पर्म पाया जाएगा, इसमें सेमाइनल फ्लूइड पाया जाएगा, ठीक है, इसमें स्पर्म पाया जाएगा, इसमें सेमाइनल फ्लूइड पाया जाएगा, इसमें प्रोस्टैटिक फ्लूइड पाया जाएगा, प्लस कॉपर्स ग्लैंड से जो फ्लूइड है वो पाया जाएगा। कितना चीज? तो कोई पूछेगा वीर क्या है, तो इसमें स्पर्म है, इसमें सेमाइनल फ्लूइड है। सेमाइनल फ्लूइड किसको कहे? जो कि सेमाइनल वेसाइकिल से निकलता है। क्या क्या रहेगा? फ्रुक्टोज, शुगर और प्रोस्टोग्लैंडिन। और ये प्रोस्टैटिक फ्लूइड किसको कहेंगे? जो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला है। और कॉपर फ्लूइड किसको कहेंगे? जो कॉपर ग्लैंड से निकला है। अभी मैंने कहा कि प्रोस्टैटिक फ्लूइड में क्या होगा, तो बहुत सारे प्रोटोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो अम्लीय मार्ग में प्रकार करता है। ये क्या होगा? एसिडिक होगा। ये क्या होगा? तो बेसिक होगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो ये हो गया वीर। वीर का एक बात और याद रखना है, वीर का लगभग 60 से 70% भाग यही बनेगा और 15 से 30% भाग ये बनेगा। सॉरी, ये सेमाइनल फ्लूइड है जो 60 से 70% भाग बनाता है और ये जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड है वो 15 से 30%, 15 से 20% के आसपास बनाता है, ठीक है। तो ये वीर में स्पर्म होता है, सेमाइनल फ्लूइड होता है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है और कॉपर्स फ्लूइड, ठीक। अब ये कि कोई पूछ देगा कि वीर का कार्य क्या है, तो अभी आपको ये जानना है कि वीर में ही स्पर्म है, तो ये आगे मैंने फर्टिलाइजेशन में तो ये मदद करेगा ही करेगा। प्लस ये जो वीर है वो वीर इसमें उपस्थित स्पर्म को एक योनि में, फीमेल के योनि में एक माध्यम प्रदान करता है ताकि वो आसानी से गति कर सके। एक काम हो गया। दूसरा है उसमें मौजूद स्पर्म को पोषण भी प्रदान करने का कार्य करता है। ये वीर जो है वो पोषण भी प्रदान करने का कार्य करता है। और एक बात और कि ये वीर है जब मेल और फीमेल एक साथ आते हैं, कॉपुलेशन की क्रिया होती है, तो कॉपुलेशन के समय फीमेल का जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है उसको चिकना बनाने का काम, ठीक है, क्या करता है? चिकना बनाने का काम करता है। और चूंकि ये बेसिक होता है और बेसिक होता है और फीमेल का जो योनि है वो एसिडिक होता है, तो एसिड और बेस मिल गया तो वो न्यूट्रल बनाने का काम करता है, क्योंकि जब एसिड सिचुएशन रहेगा, एसिडिक सिचुएशन रहेगा तो स्पर्म उसमें ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा। तो फिर से वीर का कार्य है कि यह मैथुन के समय, पॉपुलेशन के समय फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट को चिकना बनाने का कार्य करता है और मैथुन में मदद करता है। दूसरा कार्य है कि ये स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। तीसरा कार्य है कि यह क्योंकि क्षारीय नेचर का होता है इसलिए योनि मार्ग को न्यूट्रल बनाने में मदद, ठीक है। इसी के साथ आपका ये नर प्रजनन तंत्र खत्म, ठीक है। आप इससे रिलेटेड विभिन्न ऑब्जेक्टिव बनाइए, जहां समस्या होगी आप उनसे पूछेंगे। एक बात और आपसे कहा था, फिर से मैं आपको कह रहा हूं, किसी ने बना के नहीं दिखाया है कि आप एक तरफ प्राथमिक लैंगिक अंग नर और इधर द्वितीयक लैंगिक अंग, लास्ट में नोट में लिख देंगे। प्राथमिक लैंगिक अंग उसको कहते हैं जहां युग्मक जनन की क्रिया होगी, यानी ब्रीशन, टेस्ट। और द्वितीयक लैंगिक अंग कहेंगे जहां युग्मक का निर्माण नहीं होता बल्कि ये संग्रहण में, एकत्रण में, निषेचन में मदद करते हैं। जैसे बाकी सब हो गया, चाहे वो भाषा डिफरेंट हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, यूटिलाइज हो, एजाकुलेटरी डक्ट हो, ये सब के बगल में नंबर भी लिखना है। जैसे कोई पूछे भाषा डिफरेंस के गो 2, स्खलन वाहिनी के गो 2, ठीक है, यूरेथ्रा के कितना 1,
ठीक है, तो आप ये चार्ट को कंप्लीट करके नोट को सबमिट। आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।